So good morning to all of you. आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। उसमें हम अल्कलाइन मेटल्स और जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं उनमें कुछ कंपैरेटिव स्टडीज करेंगे, कुछ उनके प्रॉपर्टीज को लेकर के कि कौन से जो आपके ग्रुप से मेंबर हैं कौन सी प्रॉपर्टीज को शो करते हैं और इनमें क्या क्या सिमिलरिटीज और वेरिएशन पाया जाता है। ठीक है, ये आपके बीएससी फर्स्ट ईयर का जो आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसके चैप्टर नंबर 5 का पोर्शन है। ठीक है, तो हम जनरली इसमें यहाँ पर कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, पैरामीटर्स को थोड़ा सा समझेंगे कि क्या होता है कुछ और कौन से जो है ये बिहेवियर शो करते हैं और क्यों करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपके माइंड में ये आना चाहिए कि वाई एस ब्लॉक एलिमेंट इसको बोलते हैं, तो इसको एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं। तो इसके लिए बोला जाता है कि जब किसी एलिमेंट्स का जो इलेक्ट्रॉन्स उसमें फिल करते हैं तो आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अगर आपके एस ऑर्बिटल में इंटर करे लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन, तो इसको बोलते हैं कि वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स के मेंबर होंगे। ये तो आप सब जानते हो, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है, सब इसको पढ़ के आते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या बोला जाता है कि अगर कोई पीरियोडिक टेबल के जो एलिमेंट्स हैं उनमें अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है आपका इंटर करता है आउटर मोस्ट एस ऑर्बिटल में, तो आपका वो क्या कहलाता है, एस ब्लॉक एलिमेंट का मेंबर कहलाता है। ठीक है, जैसे कि आप देखते होंगे पीरियोडिक टेबल में, तो ये जो लेफ्ट साइड के जो आपके ये दो ग्रुप्स होते हैं, फर्स्ट दो ग्रुप जिसको हम फर्स्ट ए और सेकंड ए के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और अगर हम ग्रुप अगर इसको 1 2 3 के अगर उसमें वो करें तो ये 1 2 3 4 करके 18 तक जाता है, लेकिन यहाँ पर जब उसको सब डिवीजन में लिया जाता है जिसमें ए को आपके नॉर्मल एलिमेंट्स और बी ग्रुप को आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स, उनको डिवाइड किया जाता है जब आप इसका क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं तो। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप है जिसे हम फर्स्ट ए और सेकंड ए भी इसके नाम से जानते हैं, वो दोनों ग्रुप जो है एस ब्लॉक को बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो आप सबको पता होगा कि ये पीरियोडिक टेबल में कहाँ अरेंज होते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो फर्स्ट दो ग्रुप होते हैं वो आपके एस ब्लॉक एलिमेंट्स को बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपके माइंड में अब ये बात आनी चाहिए कि एस ब्लॉक तो हम समझ गए, लेकिन एस ब्लॉक में दो ही एस ब्लॉक क्यों हैं, या दो ही पीरियोडिक टेबल में दो ही एस ब्लॉक के ग्रुप क्यों हैं, एक 1s और एक 1s1 और एक 1s2, या s1 और s2 बोलो क्योंकि ऊपर से नीचे आते हो तो आप उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेंज हो जाता है। तो होता क्या है कि सिंपल सी बात है, एस ऑर्बिटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए। तो एस ऑर्बिटल में अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए तो हम सबको पता है कि जो एस सबसेल में क्वांटम नंबर पढ़ चुके हैं, आपका कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, तो आप बोलेंगे सर एक ऑर्बिटल्स होता है एस और एस सबसेल के पास। तो एक ऑर्बिटल में दो ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो एक बार वो अनपेयर कंडीशन में होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वो पेयर कंडीशन में जाएगा। तो ये दो ही इलेक्ट्रॉन को रख सकता है, तो दो ही कंडीशन तो क्रिएट कर सकता है बेचारा, जब वो एक हाफ फील्ड हो और एक जब वो फुल फील्ड हो। इसीलिए आपके जो है कितने एस ब्लॉक ग्रुप पाए जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, दो एस ब्लॉक ग्रुप पीरियोडिक टेबल में पाए जाते हैं। ठीक है, तो एस ऑर्बिटल जो होता है सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकता है, गेन कर सकता है, इसलिए जो है ये सिर्फ दो ग्रुप 1 और 2 आपके एस ब्लॉक को बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं, यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो ये आपका S1 वाला ग्रुप हो गया और ये आपका S2 वाला ग्रुप हो गया। यही दो आपके जो ग्रुप्स हैं ये जो है आपके एस ब्लॉक एलिमेंट्स को या एस ब्लॉक ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब बात हम करते हैं फर्स्ट ग्रुप की। जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स थे
वो पूरे पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट ग्रुप को ही तो बिलोंग करते हैं और सेकेंड ग्रुप को बिलोंग करते हैं। तो उन दोनों एस ब्लॉक ग्रुप्स में हम पहले बात करते हैं फर्स्ट ग्रुप की, और फर्स्ट ग्रुप को क्या नाम से जाना जाता है? एल्कलाइन मेटल्स वाले ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है। ये सब आप सबको पता होगा, ठीक है। तो इनके मेंबर्स कौन है? तो यही लोग तो हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। तो आपका जो फर्स्ट ग्रुप है आपका, वो कितने मेंबर्स एग्जिस्ट करते हैं? तो ये जो है आपका 7 एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। इसको याद सबको पता होगा कि याद कैसे करते हैं? हेलिना की तरफ से फरियाद, हेलिना की रब से फरियाद। समझ आया क्या? तो ये सबको पता होगा, सबको याद होगा कि इसमें हेलिना की रब से फरियाद जो है, इसका याद करने का तरीका और भी बहुत सारे कुछ कुछ हो सकते हैं जो आप आसानी लगे। अल्टीमेटली आपको याद होना चाहिए अप टू डाउन ग्रुप्स, ठीक है। आपको पता होगा कि इनमें जो है कितने का गैप होता है, तो इसका मैजिक नंबर क्या होता है? 2, 8, 18, फिर उसके बाद फिर 18, उसके बाद 32। तो आपके यहाँ पर 2, 8, 8, 18, 18, 32 का एक मैजिक नंबर होता है, जहां से एटॉमिक नंबर आप आसानी से इसको क्या कर सकते हैं? असाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इनको एल्कलाइन मेटल्स क्यों कहते हैं। तो इनकी जो वाटर के साथ कुछ रिएक्शंस पाई जाती है इन मेटल्स की, और वाटर के साथ जो रिएक्शन करके जो कंपाउंड बनाते हैं, उनका जो है आपका क्या बोलते हैं उसको, जो नेचर होता है वो एल्कलाइन टाइप का होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? अल्कलाइन मेटल्स भी बोलते हैं। जैसे कि सबको पता है कि फर्स्ट ग्रुप को एल्कलाइन मेटल्स बोलते हैं। तो क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो है आपके जो हाइड्रोक्साइड जो बनाते हैं वाटर के साथ रिएक्शन करके, वो स्ट्रांगली एल्कलाइन इन नेचर होते हैं। जैसे कि वाटर के साथ रिएक्शन करके ये सोडियम जो है NaOH बनाता है, तो ये बेसिक होता है कि भी एल्कलाइन नेचर का होता है क्या? बिल्कुल। वैसे ही KOH है, ये भी आपका क्या होता है? एल्कलाइन इन नेचर होता है। सपोज मान लो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, तो ये भी आपका क्या होता है? एल्कलाइन इन नेचर। तो ये जो आपके ग्रुप्स होते हैं फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप्स के मेटल जो होते हैं, वो वाटर के साथ रिएक्शन करके जो हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, वो आपके स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन नेचर शो करते हैं, इसीलिए इनको एल्कलाइन मेटल्स भी बोल देते हैं। अब बात करें अगर सेकेंड ग्रुप की, तो सेकेंड ग्रुप के जो मेटल्स होते हैं वो जो है उनको क्या कहलाते हैं? एल्कलाइन अर्थ मेटल। अब एल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर ये, अच्छा इसमें एक्सेप्शन होता है आपका बेरिलियम। बेरिलियम को छोड़ करके जो आपके बाकी एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहलाते हैं। और एल्कलाइन तो सब समझ गए होंगे कि ये भी आपके इसका जो हाइड्रोक्साइड होगा वो बेसिक नेचर, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बताया मैं आपको, वहां पर ये जो है बेसिक नेचर शो करता है। अर्थ मेटल इसलिए बोलते हैं कि इनके जो आपके ऑक्साइड्स होते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया आपका, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड हो गया, कहने का मतलब ये है कि सेकेंड ग्रुप के जो मेंबर हैं उनके ऑक्साइड्स हैं वो आपको अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं। तो अर्थ क्रस्ट में इनकी प्रेजेंस और हाइड्रोक्साइड के बेसिक नेचर के कारण इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी बोलते हैं। इनके मेंबर्स कौन होते हैं? तो देखिए यहाँ पर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, ठीक है। तो ये सभी क्या है? आपके सेकेंड ग्रुप को बिलोंग करने वाले अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। याद कैसे करते हैं इसको? सबको पता होगा।
बेटा मांगे कार, स्कूटर, बेटा मांगे कार, स्कूटर, देन बाप राजी। तो ये तो अभी तक सब याद कर लिए होंगे कि एक आपका एक तरीका है इसको याद करने का। इसमें आपका जो है मैजिक नंबर क्या होता है, 4 से 12 जाने के लिए 8, देन फिर से 8, देन 18, फिर से आपका 18, देन 30, 32। ठीक है भाई, ये है आपके सेकंड ग्रुप के अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब बात करते हैं हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की। यहाँ पर हम कंपैरेटिव स्टडीज करेंगे अल्कलाइन मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को। यहाँ साथ साथ देखेंगे कि अगर सेम प्रॉपर्टीज जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं उनमें फर्स्ट ग्रुप का क्या रिस्पॉन्स है और सेकेंड ग्रुप के क्या रिस्पॉन्स है। ठीक है भाई, तो देखिए सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं फिजिकल स्टेट की कि कौन इसका फिजिकल स्टेट क्या होता है। तो अल्कलाइन मेटल्स जो होती है ना, उनका सबको पता होगा कि लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका जो जनरल फार्मूला वो होता है, फार्मूला होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, वो NS1 होता है। NS1 होता है, तो यहाँ पर ये 1 इलेक्ट्रॉन रख रहा है अपने आउटर मोस्ट सेल में। लेकिन जब एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करते हैं तो इनका जनरल फार्मूला NS2 होता है, और NS2 होता है तो हम ये बोलेंगे कि इनका आउटर मोस्ट शेल जो होता है आपका वो 2 इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है। इन सभी में जो मैं आपको बता रहा था कि हेलिना की रब से फरियाद, वहां पर फ्रांसियम जो होता है AFR जो होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होता है, ये रेडिएशन से इमिट करते हैं। ठीक है, वैसे ही आपके जो अल्कलाइन अर्थ मेटल में आपका Ra होता है रेडियम, वो रेडियम आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। तो इसमें फ्रांसियम, तो सेकेंड ग्रुप में रेडियम, ये आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। बाकी सभी जो आपके यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऑल आर सिल्वरी वाइट, तो इनकी जो कलर होती है वो क्या होती है, सिल्वरी वाइट। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी क्या होते हैं, सिल्वरी वाइट कलर के ही होते हैं। ये जो है आपके फिजिकल स्टेट अगर बात करें तो एल्कलाइन मेटल जो होते हैं सॉफ्ट होते हैं, साइज बड़ा होता है इनका, इसलिए सॉफ्ट, मेलेबल एंड डक्टाइल्स मेटल्स होते हैं, और इनमें मेटालिक क्लस्टर पाया जाता है या मेटालिक क्लस्टर बनाने की टेंडेंसी होती है। और अगर हम बात करें एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की, तो ये जो मेटल्स होते हैं ये एल्कलाई मेटल जो फर्स्ट ग्रुप के मेटल्स हैं उससे ज्यादा हार्ड होते हैं। तो मैं इसको एटॉमिक साइज में डिस्कस करूंगा कि कैसे हार्ड होते हैं। तो लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है, तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो ऑब्वियसली साइज छोटा होता है, और साइज छोटा होगा तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, और डेंसिटी बढ़ जाएगी तो भाई आपके वो मेटल्स जो है हार्ड हो जाएंगे। तो ये किससे ज्यादा हार्ड होता है, तो पहले ग्रुप से सेकेंड ग्रुप का जो मेंबर है उसका हार्डनेस ज्यादा होता है। तो ये तो बात हुई फिजिकल स्टेट की। अब हम नेक्स्ट पैरामीटर देखते हैं एटॉमिक साइज की, और एटॉमिक साइज की जो पैरामीटर है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो एल्कलाई मेटल सबको पता होगा कि अगर मैं जनरल ट्रेंड बताऊं तो फर्स्ट ग्रुप के बाद कौन आता है आपका, सेकंड ग्रुप। तो यहाँ पर जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो साइज को हम क्या पढ़े थे भाई, एटॉमिक साइज को, ये सबको पढ़ा चुका हूं मैं। तो एटॉमिक साइज क्या होता है बोलते हैं, डिक्रीज होता है बोलते हैं। तो सिंपल सा बात है
कि अगर हम बात करें पहले ही नंबर पर आ जाता है 1s जो आपका जो एस ब्लॉक है, आपका जो फर्स्ट एस ब्लॉक है S1 वाला, जो फर्स्ट ग्रुप तो पहले नंबर में ही आ जाता है। तो पीरियोडिक टेबल में पहले नंबर में आने के कारण वो सबसे आपके अपने पीरियड मेंबर से सबसे बड़ा होता है एक्सेप्ट नोबल गैस एलिमेंट्स। तो ये तो थोड़ा सा एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करते ही हैं। तो हमको अभी यहाँ पर ये ध्यान है कि नॉर्मल जो आपका ट्रेन है उसमें अपने नीचे लेफ्ट टू राइट चलने पर चूंकि साइज क्या होता है, घटते जाता है, इसलिए साइज घटने के कारण हम ये बोल सकते हैं कि पहला ग्रुप है तो तुमसे ही तो घटना चालू हुआ है, तो सबसे बड़े कौन होंगे, तुम होगे। तो ये अपने पीरियड्स में क्या होते हैं, ये सबसे बड़े होते हैं, ठीक है। और ये सबसे बड़े होते हैं। अब अगर हम बात करें इसके रिस्पेक्ट में एल्कलाइन अर्थ मेटल की, तो भाई बड़े तो ये भी होते हैं लेकिन तुमसे छोटे होंगे बोलते हैं, क्योंकि लेफ्ट राइट बढ़ने पर आपका साइज क्या होता है, घटते जाता है। इसीलिए इसको बोला जाता है कि ये छोटे होते हैं एल्कलाइन मेटल से, स्मॉलर देन फर्स्ट ग्रुप। क्यों होता है, क्योंकि सिंस एक्स्ट्रा चार्ज ऑन न्यूक्लियस अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स। तो ये तो सब हम प्रॉपर्टीज पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। हाँ, अब हम बात करते हैं यार ग्रुप्स की। ये तो बात हो रही थी इनमें दोनों में कंपेयर करने की। अब अगर हम सिर्फ एस ब्लॉक की बात करें, एल्कलाइन मेटल्स की बात करें, तो वहां पर ग्रुप्स में क्या होगा। तो ग्रुप्स में ऊपर से नीचे आने पर हम पढ़ चुके हैं कि साइज क्या होती है, बढ़ती है। तो ऊपर से नीचे आऊंगा तो साइज बढ़ेगी। तो देखो ये अल्टीमेटली ये मैं ग्रुप्स में अप टू डाउन तो ही आ रहा हूं, ये ग्रुप्स में अप टू डाउन का ही तो ऑर्डर है, और अप टू डाउन का ही ऑर्डर है। तो बताओ यहाँ पर लिथियम सबसे छोटा होगा, फिर उससे बड़ा सोडियम होगा, फिर उससे बड़ा पोटेशियम, फिर उससे बड़ा रुबिडियम, और फिर सबसे बड़ा आपका सीजियम। तो साइज जो है ऊपर से नीचे आने पर किसी ग्रुप में बढ़ रहा है, और यहाँ पर अल्कलाइन मेटल्स में ये तो ऑब्वियसली बढ़ता है। तो सेम ऑर्डर तो ये भी कर रहे हैं, क्योंकि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम ऊपर से नीचे आने पर आपका जो है एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, बढ़ ही रहा है। अब हम अगर बात करें, अगर हम एस ब्लॉक एलिमेंट से बात करें, तो बेरिलियम हैज द स्मॉलेस्ट साइज। आपके ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि अगर पूरा एस ब्लॉक की हम बात करें, तो एस ब्लॉक मतलब 1s भी आ गया, और S1 भी आ गया, और 2S2 भी आ गया, दैट इज फर्स्ट ग्रुप भी आ गया और सेकेंड ग्रुप भी आ गया। तो इन दोनों में सबसे छोटा कौन होगा और सबसे बड़ा कौन होगा। तो ये जो होता है आपका बेरिलियम जो है सबसे छोटा होता है, और सीजियम जो है सबसे बड़ा होता है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको मेंशन किया हूँ, ध्यान देना, क्योंकि आपका लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज क्या हो रहा था, घट रहा था, और ऊपर से जो है आपका क्या होता है, ऊपर से नीचे आने पर साइज जो है बढ़ता है। तो लिथियम से छोटा कौन होगा, बेरिलियम। तो यहाँ पर तीर का निशान क्या बता रहा है आपको, ये एरो जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर को बता रहा है। तो सबसे छोटा कौन है, बेरिलियम। अब ये दोनों एक ही ग्रुप के हैं, तो बेरिलियम से बड़ा कौन होता है, लिथियम। फिर जो है इन सोडियम और मैग्नीशियम को कंपेयर करते हैं, तो मैग्नीशियम तो बड़ा होता है, मैग्नीशियम तो छोटा होता है किससे, सोडियम से। तो ये लिथियम जो है उससे बड़ा होगा मैग्नीशियम, देन मैग्नीशियम के बाद नंबर आएगा सोडियम का, फिर सोडियम के बाद आएगा आपका कैल्शियम का। हाँ, इसके बाद जो है आपका लेंथेनाइड, एक्टेनाइड यहां पर आ जाते हैं बीच में, या फिर इनके जो आपके सेकंड ग्रुप के बाद जो लेंथेनाइड और एक्टेनाइड आते हैं, उनका थोड़ा बहुत तो आपका जो इफेक्ट पड़ता होगा। या ये बोल दीजिए कि चलो भाई ये तो आउटर में है, इसके बाद आते हैं, तो चलो इसका इफेक्ट जो है आप ऑब्जर्व वो नहीं करते, मतलब इंक्लूड नहीं करते। तो इनमें जो वेरिएशन पाया जाता है, अब थोड़ा एबनॉर्मल वेरिएशन पाया जाता है। जैसे देखो यहाँ पर ऐसे चला, फिर ऐसे चला, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो कैल्शियम की जब बात आती है, तो कैल्शियम के बाद
स्ट्रोंशियम का साइज, और स्ट्रोंशियम के बाद बैरियम का साइज, बैरियम से बड़ा आपका पोटेशियम होता है, पोटेशियम फिर रुबिडियम, और सबसे बड़ा कौन होता है, सीजियम। तो ये आपका ऑर्डर है इसका दोनों फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में एटॉमिक साइज पे। ठीक है, यस सर। चलो अब देखिए, अब बात करते हैं हम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की, कि किसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, उसका इफेक्ट क्या है, क्यों ये मेल्टिंग पॉइंट किसी के लिए कम होता है, ज्यादा होता है। तो एल्कलाइन मेटल्स की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है, तो अगर मैं हम इनको ग्रुप्स में अगर हम क्या करें, कंपेयर करें, तो एल्कलाइन मेटल इनका जो है आपका एल्कलाइन मेटल जो होता है उनमें एक वीक इंटर एटॉमिक बॉन्ड्स, दैट इज बहुत कमजोर आपका जो है वीक इंटर एटॉमिक बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं ड्यू टू देयर लार्ज एटॉमिक रेडियाई एंड प्रेजेंस ऑफ ओनली वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसके कारण इसकी जो आपकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होती है बहुत ही लो होती है। तो आप ये बोल सकते हैं कि अगर इसके कंपेयर में अगर हम ये बोलें एल्कलाइन अर्थ मेटल को, तो इसके साइज के रेस्पेक्ट में एल्कलाइन अर्थ मेटल की साइज छोटी होती है, तो इनके बीच मेटालिक बॉन्ड जो है वो एल्कलाइन मेटल्स के मेटालिक बॉन्ड से तो स्ट्रांग होगा, और जब इससे स्ट्रांग होगा तो भाई इनको मेल्ट करने के लिए, इनको बॉइल करने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो पहले के रेस्पेक्ट में सेकेंड वाले का तो जो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर होगा वो ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर होगा वो ज्यादा होगा। ठीक है, इसीलिए इसके जो मेल्टिंग पॉइंट्स है और बॉइलिंग पॉइंट्स है फर्स्ट ग्रुप से क्या होते हैं, हायर होते हैं ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड देन एल्कलाइन मेटल्स। अगर हम बात करें इनके ऑर्डर्स की, तो सिंपल सी बात है, देखो साइज को बोल रहे हैं कि साइज बड़ा होता है तो उनके बीच इंटरेक्शन अच्छे से नहीं होता, तो वहां पर वीक इंटर एटॉमिक बॉन्ड पाया जाता है, तो वहां पर आपके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होगी। तो इन ग्रुप्स में सबसे छोटा कौन होता है, तो इन ग्रुप्स में सबसे छोटा जो होता है लिथियम होता है। तो लिथियम छोटा होगा इसलिए इनके बीच जो है इंटर एटॉमिक जो बॉन्ड है दूसरों के रेस्पेक्ट में ज्यादा होगी, तो इसको इसकी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी आपकी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू अदर मेंबर्स। वैसे ही देखो इस ग्रुप में किसका साइज छोटा होता है, बेरिलियम का। तो बेरिलियम का साइज छोटे होने के कारण यहाँ पर बेरिलियम का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है कैल्शियम से, कैल्शियम का स्ट्रोंशियम से। लेकिन आपको ध्यान ये देना है जब बात आती है बॉइलिंग पॉइंट की, तो इसको आप याद रखना कि बेरिलियम अभी भी सबसे मैक्सिमम आपका जो है बॉइलिंग पॉइंट शो कर रहा है अपने ग्रुप मेंबर से, लेकिन आपका जो यहाँ पर इसमें एबनॉर्मल एबनॉर्मल बिहेवियर है भी देख लो, इसमें भी है और इसमें भी है। बॉइलिंग पॉइंट की जब बात आ रही है तो आपका जो है बैरियम, कैल्शियम और स्ट्रोंशियम में ऑर्डर कैसा है, कैल्शियम का पहले आना था। चलो सपोज मान लो कि आप मैग्नीशियम को तो सबसे कम कर दिए, तो मैग्नीशियम को सबसे कम कर दिए तो यहाँ पर कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बैरियम में सिंपल ऑर्डर था, सिर्फ मैग्नीशियम यहाँ से जंप करके सबसे कम हुआ था। लेकिन इसमें जो है इनमें भी वेरिएशन आ गया, बैरियम का ज्यादा हो रहा है कैल्शियम से, कैल्शियम का फिर ज्यादा है स्ट्रोंशियम से, और फिर आपका सबसे कम किसका है, मैग्नीशियम। तो इस ऑर्डर को आप क्या कर लेना, थोड़ा सा एक नॉर्मल ऑर्डर शो कर रहा है, इसको आप थोड़ा याद रख लेना। बाकी अगर जनरल उसमें मतलब जो आपके फैक्टर्स हैं उनकी अगर बात करें, तो मेल्टिंग अर्थ एंड बॉइलिंग पॉइंट्स is directly proportional to the strength of metallic bond, और strength of metallic bond is directly proportional to the number of valence shell electron। तो अगर आपको सेम आपके पीरियड्स में अगर आपको कंपेयर कराता है दोनों ग्रुप्स में,
तो आपके जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन और साइज जो है आपका अगर बात करें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके जो है सेकंड ग्रुप में ज़्यादा होते हैं और साइज उसका छोटा होता है, तो वहाँ पर आपका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उसका फर्स्ट के रेस्पेक्ट में ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर एक तरफ और जोड़ना चाहें तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या लिख लेंगे, साइज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। अब बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी की, इसको भी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। थोड़ा सा देखते हैं कि इन ग्रुप्स में किस तरह से वो वेरी करता है। तो आप सबको पता होगा कि सबसे पहले अगर हम बात करें एक इलेक्ट्रॉन निकालने की तो उसको हम फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो है इसकी बहुत कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि इसका आउटर मोस्ट में आपका S1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो बहुत जल्दी एक इलेक्ट्रॉन को दे करके नोबल गैस वाला जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एग्जिस्ट कर लेता है, जिसके कारण ये जो है बहुत जल्दी एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाहता है। लेकिन इसके रेस्पेक्ट में आपका जो सेकंड है वो सेकंड ग्रुप जो है उसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कम होती है। ठीक है, सॉरी मैं थोड़ा सा कॉल आ गया था, क्या बोला मैं? हाँ, फर्स्ट एल्कलाइन मेटल्स जो है आपकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो आपकी एल्कलाइन मेटल्स की बहुत कम होती है, लेकिन एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की उससे ज्यादा होती है। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो है उससे ज्यादा होती है। क्या चीज? क्या बोल रहे हैं? आवाज नहीं आ रहा। अरे वो कॉल आता है ना तो वो थोड़ा वाइज जो है वो हो जाता है जब कॉल आता है तो। अच्छा, हाँ, अब आ रहा होगा। यस सर। चलो, तो यहाँ पर ये हम ये बोल रहे थे कि ये जो आपका सेकेंड ग्रुप का जो होता है उसका फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी पहले ग्रुप से जो है ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसका जो साइज भी छोटा होता है। दूसरी चीज, यहाँ अगर इसकी बात करें तो ये NS2 कॉन्फ़िगरेशन रखता है और ये NS1 कॉन्फ़िगरेशन। तो ये एक इलेक्ट्रॉन दे करके आसानी से जो है आपका नोबल गैस की तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका वो ऑक्यूपाई कर लेता है। लेकिन ये जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन देगा तो ये कंप्लीट फुल फील्ड से हाफ फील्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो स्टेबिलिटी इसकी कम हो जाएगी। इसलिए जो है इसके रेस्पेक्ट में आसानी से इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं करता, इसलिए इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होती है। अगर हम बात करें ऊपर से नीचे की तो ये जो आपका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम का, सीजियम का साइज जब बढ़ते जाता है ऊपर से नीचे तो इसका जेड इफेक्टिव कम होते जाता है, अट्रैक्शन कम होते जाता है इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ, तो आसानी से जो है इलेक्ट्रॉन जो है रिमूव हो जाते हैं। तो आपका ऊपर से नीचे आने पर सबको पता है, हम पढ़ चुके हैं ये चीज कि आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट ग्रुप की घटती है। तो देखिए सीजियम की सबसे कम और इस ग्रुप में लिथियम की सबसे ज्यादा। वैसे ही आपका बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। ठीक है, तो ये तो आपका सिंपल सा, यहाँ पर किसी भी प्रकार से वेरिएशन नहीं है। लेकिन जब सेकेंड आयोनाइजेशन की बात होती है तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन था वो तो रिमूव कर दिया, तो अब इसके पास जो है NS में 0 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर आगे से आपके जो और अंदर के इलेक्ट्रॉन है उनको रिमूव करना है। लेकिन यहाँ पर इसको जब कैसे भी करके इससे एक इलेक्ट्रॉन अगर हम निकाल भी लिए तो ये NS1 हो गया। तो ये बोलता है कि नहीं, अब मैं एक इलेक्ट्रॉन दूंगा तो स्टेबिलिटी और मेरी बढ़ जाएगी, तो अब ये एक इलेक्ट्रॉन मैं आसानी से दूंगा। तो ये वाला तो मैं आसानी से नहीं दे रहा था, लेकिन सिंपल सी बात है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन अब आसानी से रिमूव हो जाता है। तो जब सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात होगी तो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की जो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी जो है फर्स्ट ग्रुप वाले जो मेंबर्स हैं उनसे कम होंगी। ठीक है, और ये इसमें तो बहुत सारी बातें हम ऐसे ही आयोनाइजेशन एनर्जी में कर चुके हैं।
अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की। इसको भी मैं आयोनाइजेशन के टर्म में आपको समझा चुका हूँ। यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से वेरिएशन होता है। तो बताओ यहाँ पर अगर एल्कलाइन मेटल्स है वो जो है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, लेकिन अल्कलाइन अर्थ मेटल जो देखे होंगे वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, जैसे कि सोडियम प्लस हो गया, पोटेशियम प्लस हो गया। वैसे ही एल्कलाइन अर्थ मेटल जो है मैग्नीशियम 2+, कैल्शियम 2+, तो ये जो है आपके +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं नॉर्मल। क्योंकि आपको एक मैं कॉन्सेप्ट बताया था कि कब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है स्टेबल होगा और कब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगा। तो अगर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी और सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी में गैप अगर 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है तो भाई वो कम में ही रहना चाहता है, क्योंकि दूसरा निकालने के लिए बहुत एनर्जी लग रही है और वो 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है। तो बोलते हैं ना, अगर हमको कुछ चाहिए रहता है लेकिन वो हमारे बजट से ऊपर हो जाता है तो नहीं भैया हम ठीक है इसी में इतने में ही खुश हैं, ठीक है। लेकिन अगर इनके बीच का गैप जो है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी और सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी वो अगर 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो वो जो है सेकंड इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, दैट इज हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में वो एग्जिस्ट कर सकता है और वो स्टेबिलिटी शो करता है, ठीक है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर और मेटेलिक कैरेक्टर की। तो सबको पता होगा कि भाई जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने की किसी के पास टेंडेंसी होती है, जितना ज्यादा उसके पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर शो करने की टेंडेंसी होती है, उतना ही अच्छा उसका मेटेलिक कैरेक्टर होता है, ठीक है क्या भाई। तो देखो ये जो आपकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है, मतलब इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आयोनाइजेशन एनर्जी की। क्यों? क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी जो है जितनी कम होगी उतना ही आसानी से वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और उतनी ही जल्दी वो पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ पर इनकी जो साइज होती है, अगर मैं बात करूं फर्स्ट ग्रुप की, तो इनकी जो साइज होती है वो काफी बड़ी होती है अपने पीरियड्स में, या ये बोलते सबसे बड़ी होती है अपने पीरियड्स में। और इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इतना अच्छा होता है कि इसको सिर्फ यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन लूज करके ये जो है एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट इज ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि ये जो है आसानी से M+ में M+ में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। और M+ में कन्वर्ट कब होंगे, जब इलेक्ट्रॉन्स को ये रिमूव कर देगा एक इलेक्ट्रॉन। तो इनमें जो है आसानी से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की टेंडेंसी पाई जाती है। अब ये बोल रहे हैं कि सभी एक इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखते हैं इस ग्रुप में, तो भैया सभी सातों मेंबर्स में किसकी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होगी। तो इन अगर सिर्फ ग्रुप की बात करें तो ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ते जाता है, तो जिसका साइज बड़ा होगा वो और आसानी से देगा। देते तो सब हैं लेकिन जिसका साइज हम सब में और बड़ा वो और आसानी से देगा। तो सीजियम का जो साइज है वो काफी क्या होता है, बड़ा होता है। इसके कारण इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम हो जाती है और आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होने के कारण इसकी जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी दैट इज M+ में कन्वर्ट होने की, दैट इज सीजियम से सीजियम+ में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी काफी बढ़ जाती है, जिसके कारण इसके जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो काफी हाई होता है। और इस ग्रुप में लिथियम का मेटेलिक कैरेक्टर सबसे कम होता है, दैट इज आप क्या बोलेंगे, ऊपर से नीचे आने पर मेटेलिक कैरेक्टर जो है बढ़ रहा है। वैसे ही अगर बात करें तो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में इसकी एटॉमिक साइज जो है छोटी होती है फर्स्ट ग्रुप से। तो ये भी आपके इलेक्ट्रॉन्स रिमूव तो करते हैं, लेकिन जितनी आसानी से ये फर्स्ट ग्रुप रिमूव करते हैं उतनी आसानी से ये सेकंड ग्रुप नहीं करते। दैट इज मैं बोल सकता हूँ कि ठीक है तुम दोनों मेटल्स तो हो, लेकिन तुम दोनों में अगर हम कंपेयर करें तो एल्कलाइन मेटल्स आर
more metallic character than alkaline earth metals respective to same periods. ठीक है, लेकिन अगर हम इन्हीं में अगर कंपेयर करें कि तुम्हारे जो ग्रुप मेंबर्स हैं सेकंड ग्रुप के, उनका जो आपका एटॉमिक साइज वो क्या हालचाल है, तो आप ध्यान देंगे तो भैया ऊपर से नीचे आने पर तो यहाँ भी साइज बढ़ती है, और जब यहाँ भी साइज बढ़ती है तो बताओ तुम्हारी आयोनाइजेशन एनर्जी तो बहुत कम होगी, और आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होगी तो आसानी से इलेक्ट्रॉन दोगे, और आसानी से इलेक्ट्रॉन दोगे तो आसानी से प्लस में कन्वर्ट हो जाओगे, और आसानी से जब प्लस में कन्वर्ट हो रहे हो तो सिंपल सी बात है तुम्हारी मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगी। तो बेरिलियम से लेकर के बैरियम तक आपका मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है, दैट इज ऊपर से नीचे आने पर यहाँ भी मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। समझ आया क्या? यस सर। ठीक है, अब बात करते हैं डेंसिटी की। तो डेंसिटी का सबको पता है कि मास अपॉन वॉल्यूम। अरे कितना बड़ा साइज, उसमें कितना मास, मतलब कितने लोग भरे हुए हैं। आजकल बहुत बात चलती है भाई कि इंडिया का जो डेंसिटी है, जो पॉपुलेशन डेंसिटी काफी हाई है, इसलिए यहाँ पर ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पाएगा, आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। ठीक है, तो ये सब बात हो रही है, बहुत ज्यादा एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज्यादा लोग। ठीक, तो देखिए डेंसिटी का क्या रोल है कि अगर हम बात करते हैं एल्कलाइन मेटल्स के ग्रुप में, तो इन अ ग्रुप एटॉमिक वॉल्यूम आल्सो इंक्रीजेस along with atomic weight, but atomic weight increases more than atomic volume, so density increases more than atomic volume. अच्छा ये डबल हो गया, so density increases from lithium to cesium। होता क्या है भाई, ये लिथियम का साइज मान लो, ये पोटेशियम का साइज मान लो, और ये सोडियम का साइज मान लो, तो वैसे ही आपका रुबिडियम का उससे बड़ा होगा और सीजियम का उससे बड़ा होगा। तो साइज तो बढ़ रहे हैं तो ऐसा लगेगा नहीं सर साइज बढ़ रहे हैं, साइज बढ़ रहे हैं तो वहां पर भाई जगह बढ़ रही है तो ठीक है, वॉल्यूम डेंसिटी तो कम होनी चाहिए, क्योंकि रिलेशन क्या है, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी, या डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम इफ मास इज कांस्टेंट। तो वॉल्यूम बड़ा होगा तो डेंसिटी कम होगी, लेकिन डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है। अरे एक रूम में 10 लोग को रखें और एक रूम में 5 लोग को रखें तो भाई ज्यादा मास होगी, वहां पर ज्यादा डेंसिटी होगी, वॉल्यूम कांस्टेंट था। लेकिन 5 लोगों को आप 5 रूम में रखेंगे, वॉल्यूम बढ़ा रहे हो, और 5 लोगों को कभी आप 3 रूम में रखेंगे, वॉल्यूम कम कर रहे हो, तो डेंसिटी तो ऑब्वियसली वहां पर कम रूम वाले में घट जाएगी। तो दिक्कत यहाँ पर ये है कि यहाँ पर एक कांस्टेंट नहीं है, दोनों के दोनों वेरी कर रहे हैं, वॉल्यूम तो बढ़ ही रहा है, साइज बढ़ रही है, साथ साथ भैया मास भी तो बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स का संख्या भी तो बढ़ता है। ठीक है, तो दोनों यहाँ पर दोनों पैरामीटर्स वेरिएबल हैं, तो बोला जाता है कि वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में जो मास या एटॉमिक आपका जो क्या बोलते हैं, ये बोल दीजिए कि जो वेट है वो ज्यादा इंक्रीज होता है एज कंपेयर टू वॉल्यूम। तो क्या बोलोगे आप, चूंकि मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, दस सीजियम की जो डेंसिटी जो है वो आपका सबसे ज्यादा होगा उस ग्रुप मेंबर में। ठीक है, एक्सेप्शन, डेंसिटी ऑफ पोटेशियम इज लेस देन सोडियम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये पोटेशियम और सोडियम जो है इनमें वेरिएशन पाया जा रहा है, सोडियम को पहले आना था, पोटेशियम को बाद में। तो इसका कारण क्या है, तो ये होता है, आपको सबको पता होगा कि पोटेशियम जो होता है उसके पास डी ऑर्बिटल्स होते हैं,
वैकेंट डी ऑर्बिटल्स इन द इनर शेल ऑफ पोटेशियम, और बेचारे सोडियम के पास नहीं होते। क्यों? क्योंकि जब सोडियम का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो यहाँ पर वो 1s2, 2s2 और कितना हो गया भाई, 2 2 4, 2p6, 3s1। तो D तो अभी आया नहीं है, D इधर आएगा। लेकिन पोटेशियम का जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो यहाँ पर इसका तो लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 4p6 और 4s1 होता है। तो भैया 4 आ गया, मतलब यहाँ पर 3D तो भरा ही होगा, 3D के भरने के बाद तो 4 आया होगा। तो ये बोला जाता है कि पोटेशियम के पास d ऑर्बिटल होता है, और d ऑर्बिटल होने के कारण आपके जो है यहाँ पर इसकी जो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है, और वॉल्यूम इंक्रीज होने के साथ साथ इसकी जो डेंसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। लेकिन कितनी डिक्रीज होती है? सोडियम से कम हो जाती है, लेकिन लिथियम से ज़्यादा ही रहती है। तो यहाँ पर इनमें आपका जो है डेंसिटी में एबनॉर्मल बिहेवियर पाया जाता है। वैसे ही आपका अगर एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करें तो यहाँ पर इसकी जो डेंसिटी है वो आपका देखिए इंक्रीजेस फ्रॉम बेरिलियम टू बेरियम, लेकिन यहाँ पर इसका ऑर्डर क्या होता है ये। तो इस ऑर्डर को आप थोड़ा सा ध्यान देना, एक इसमें थोड़ा सा आप चेक कर लेना कि ये ऑर्डर सही लिखा है कि नहीं, एक बार चेक करना पड़ेगा। ठीक है, कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, देन बैरियम। तो ये कैल्शियम का तो यहाँ पर समझ आ रहा है, कैल्शियम का यहाँ पर समझ आ रहा है कि कैल्शियम के पास भी जैसे यहीं पर इसके पास d ऑर्बिटल होंगे, इसके पास मैग्नीशियम को उसके पास नहीं होते, तो कैल्शियम का तो कम हो गया मैग्नीशियम से। लेकिन बेरिलियम का यहाँ पर क्या दिखाया गया है, मैग्नीशियम से ज्यादा दिखाया गया है। तो इसको थोड़ा सा आप चेक करेंगे। ठीक है, या मैं आपको चेक करके इसको थोड़ा अपडेट कर दूंगा कि ऑर्डर ये फॉलो होता है कि नहीं। ठीक है, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी की अगर हम बात करें तो इनमें क्या रिलेशन है, तो कंडक्टिविटी क्यों शो होता है इसके भी। तो ये जो आपके अल्कलाइज मेटल्स होते हैं उनके पास लूजली हेल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ns1 इलेक्ट्रॉन, which are free to move in metals structure. These elements are good conductor of heat and electricity. यहाँ पर इसके पास क्या होते हैं, ns1 इलेक्ट्रॉन, और ये जो है आसानी से रिमूव भी हो जाते हैं, दैट इज उतना आपके जो है अट्रैक्शन के साथ नहीं जुड़े रहते न्यूक्लियस के साथ, तो ये मूव करने के लिए फ्री होता है। तो जब ये आपका मेटालिक स्ट्रक्चर जो होते हैं उन मेटल्स में ये इलेक्ट्रॉन जो है एक दूसरे में ऐसे मूव होते हैं, जिसके कारण जो है ये इलेक्ट्रॉन चूंकि कंडक्टिव नेचर शो कर रहा है, इसलिए पूरे मेटल्स जो होते हैं वो कंडक्टेंस शो करते हैं, और ये हाई कंडक्टेंस शो करते हैं, और अच्छा कंडक्टर होता है ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। और सबको पता होगा कि भाई मेटल्स लोग जल्दी से हीट हो जाते हैं। ठीक है, मेटल्स लोग हाई इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक, तो अगर हम एल्कलाई अर्थ मेटल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर these are also good conductor of heat and electricity, क्योंकि इसके पास भी तो फ्री इलेक्ट्रॉन है। अच्छी बात क्या है, इन लोग एक इलेक्ट्रॉन फ्री थे, इसके पास 2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जब 2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो भैया यहाँ पर इसकी कंडक्टिविटी जो है पहले वाले से भी ज्यादा होती है, क्योंकि इसके पास फ्री मूव करने के लिए एक के बदले में 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए, मूवेबल इलेक्ट्रॉन्स हो गए जो मूव कर सकते हैं, तो उतनी अच्छी उसकी क्या होगी, कंडक्टेंस होगी। वैसे ही अगर बात करें तो नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है फ्लेम टेस्ट, जो कि आपके जब आप आगे जाएंगे क्लासेस में या फिर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर इसमें लैब में अगर आप देखते हैं तो आपको फ्लेम टेस्ट कराया जाता है, आइडेंटिफाई कराने के लिए कौन से मेटल्स यहाँ पर हैं उनके टेस्ट के लिए।
तो ये जो है फ्लेम टेस्ट देते हैं, दैट इज फ्लेम में कलर शो करते हैं ये मेटल्स, ये कैरेक्टरिस्टिक्स कलर शो करते हैं, ध्यान देना। अगर अल्कलाइन मेटल्स की बात करें तो अल्कलाइन मेटल्स या फिर उसके जो साल्ट्स होते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स कलर देते हैं बुनसन फ्लेम में, and the flame energy causes an excitation of the outermost electron which on dropping back to ground state emits absorbed energy as visible light. Okay, होता क्या है, ये आपका इसका कोई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर लास्ट इलेक्ट्रॉन है, अभी वो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास है, वो किसी न किसी एनर्जी लेवल में तो होगा, ठीक है। होता क्या है, जब इसको गर्म किया जाता है तो ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ये अपने एक लेवल से एक्साइटेड लेवल में चले जाते हैं। तो ये जंप करके यहाँ आ गया, अब जंप करके यहाँ आ गया तो होता क्या है, फिर ये जो है रिटर्न आता है अपने पुराने स्टेट में, पुराने लेवल में, और जब पुराने लेवल में रिटर्न आएगा ये, तो भाई जो एनर्जी तुम लिए हो वहां से कुछ एनर्जी रिलीज करोगे तभी तो अपने पुराने स्टेट में आओगे, क्योंकि जब तक तुम्हारे पास हाई एनर्जी होगी तुम तो ऊपर ही रहोगे। तो ये जो एनर्जी रिलीज होती है वो आपके विजिबल लाइट के जो रेंज होती है उसकी वेवलेंथ की जो रेडिएशन है वहां पर इमिट करता है। इसीलिए जो है कौन से वेवलेंथ की जो आपकी रेडिएशन है वहां पर इमिट हो रही है वो आपके उसके अकॉर्डिंग आपको कलर दिख जाता है। जैसे कि लिथियम जो है, लिथियम बुनसन फ्लेम में क्रिम्सन रेड देता है, लिथियम जो है बुनसन फ्लेम में देखिए क्रिम्सन रेड, और सोडियम जो है गोल्डन कलर, गोल्डन येलो, पोटेशियम जो है वायलेट कलर, और आपका जो है रुबिडियम है वो रेड वायलेट, और सीजियम जो है ब्लू कलर आपको बुनसन फ्लेम में देता है। तो ये कलर याद रखने हैं कि कौन सा एलिमेंट जो है कौन से कलर आपको बुनसन फ्लेम में वो प्रोड्यूस करता है, वहां पर आपको आइडेंटिफाई करवाएगा फ्लेम टेस्ट से। वैसे ही यहाँ पर देखिए एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की, तो ये जो है ये जो आपके बेरिलियम और मैग्नीशियम होते हैं वो उनका साइज जो है काफी छोटा होता है ग्रुप्स में, इसीलिए इनके जो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स है वो अच्छे से बाउंड होता है न्यूक्लियस के साथ, सो नॉट एक्साइटेड टू हायर एनर्जी हायर लेवल, हेंस दे डू नॉट गिव फ्लेम टेस्ट। अब भाई एक्साइट होगा ये इलेक्ट्रॉन्स जो एक्साइट होंगे तभी तो कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक्साइट होगा, और वही फिर जो है इमिट करके अपने ग्राउंड स्टेट में आएगा, तभी तो जो आपके वेवलेंथ अगर किसके रेंज के होंगे, विजिबल रेंज के होंगे तो आपको दिखाई देगा। तो ये जो है आपके बेरिलियम और मैग्नीशियम जो है इनके इलेक्ट्रॉन्स अच्छे से छोटा साइज होने के कारण अच्छे से बाउंड रहता है, और आपका जो है आसानी से जो है ये एक्साइट नहीं होते, जिसके कारण ये है बुनसन फ्लेम में फ्लेम टेस्ट नहीं देते। बाकी जो अदर एलिमेंट्स हैं वो आपके कलर देते हैं, जैसे कि ये आपका कैल्शियम है वो ब्रिक रेड, और ब्रिक रेड ही कौन दे रहा था आपका, अच्छा ये लोग क्रिम्सन रेड थे और ये रेड वायलेट था, ब्रिक रेड देता है वो आपका कैल्शियम, ब्रिक्स जो आपका ईट के जैसे। स्ट्रोंसियम जो है वो आपका लिथियम के जैसे क्रिम्सन रेड कलर देता है, और बैरियम जो है बुनसन फ्लेम में एक कैरेक्टरिस्टिक कलर जो कि आपका एप्पल ग्रीन कलर का होता है वो आपको मिलता है। वैसे ही आपका जो रेडियम है वो आपका एक डार्क रेड, एक ब्राउन रेड टाइप का कलर देता है। ठीक है भाई, तो ये थे इसके फ्लेम टेस्ट, इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको याद रखेंगे। उसके बाद छोटा सा देख लेते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कौन शो करता है कौन नहीं करता। तो एटॉमिक साइज जो होती है वो पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम की जो बहुत बड़ी होती है, तो ये जो आपको पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम का अपने ग्रुप्स में काफी बड़ा साइज होने के कारण इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी काफी कम होती है, और कम आयोनाइजेशन होना एनर्जी होने के कारण
इसके जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो विजिबल लाइट के रेंज की जो आपकी रेडिएशंस है उसको एब्जॉर्ब करके एक्साइट हो जाती है। यहाँ पर क्या हो रहा था फ्लेम टेस्ट में जो है आपका फ्लेम के सामने ऐसे कुछ एलिमेंट्स वगैरह को रखते थे तो वहां पर वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता था। ठीक है, अगर आप सीधा फोटॉन के उसमें फॉर्म में अगर उसको एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, दैट इज अगर उस एब्जॉर्बिंग जो विजिबल लाइट की जो रेंज की जो रेडिएशंस होगी उनको अगर वो एब्जॉर्ब करता है तो ये जो पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम जो है इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होने के कारण ये जो है विजिबल लाइट रेंज के जो रेडिएशन है उसको एब्जॉर्ब करके एक्साइट हो जाते हैं। इसीलिए आपके ये जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं, जिसमें सीजियम जो है एक फोटो इलेक्ट्रिक सेल की तरह भी यूज में लिया जाता है। लेकिन अगर बात करें हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं करते, क्योंकि इसकी जो एटॉमिक साइज है वो छोटी होती है एज कंपेयर टू अल्कलाइन मेटल्स। तो वहां पर इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होती है फर्स्ट ग्रुप से। तो यहाँ पर देखो पहले ग्रुप का भी सभी मेंबर जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं कर रहे हैं, जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ही कम है। लास्ट के जो 3 एलिमेंट्स आपके जो पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ठीक है, इन लोग जो है आपके क्या हो रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो कर रहे हैं, फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करके फोटो इलेक्ट्रिक शो कर रहे हैं। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में होता क्या है, देखिए all the alkali metals have high positive value of standard oxidation potential। इसका मतलब क्या होता है, tendency of releasing electron in water or self ionic solution। तो सबको पता है कि अल्कलाई मेटल जो है भाई इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट करने की टेंडेंसी काफी हाई रखती है। दैट इज all alkali metals have high positive value of standard oxidation potential, so they are good reducing agent। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। having uppermost position in the electrochemical cells, बिल्कुल वहां पर लिथियम जो है, लिथियम हैज द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दैट इज +3.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ड्यू टू इट्स हाई हाइड्रेशन एनर्जी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये क्यों होती है, सच दैट इट कन्वर्ट्स इनटू लिथियम प्लस आयन बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज लिथियम, सीजियम, रुबिडियम, पोटेशियम, सोडियम। अब देखना इसकी बात करता हूँ। होता क्या है कि इस सभी के पास क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की टेंडेंसी होती है। हम बात क्या कर रहे हैं, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की। हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की। तो ऑक्सीडेशन के होने के लिए जो आपकी पोटेंशियल होगी उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो यहाँ पर लिथियम जो लिथियम प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, कोई मेटल मेटल प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, तो अल्टीमेटली यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, ऑक्सीडेशन ही तो हो रहा है। तो कौन सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी रखेगा, तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी उसके पास जो है आपका हाई टेंडेंसी रखेगा इलेक्ट्रॉन लूज करने की। तो इस कंडीशन में तो जो जिसका एटॉमिक साइज बड़ा था उसका जो है सबसे ज्यादा आपकी पॉजिटिव वैल्यू होनी थी, ठीक है। तो यहाँ पर सीजियम को अगर आप देख रहे होगे तो सीजियम का काफी हाई भी है। सीजियम के बाद रुबिडियम, रुबिडियम के बाद पोटेशियम, पोटेशियम के बाद लिथियम, सोडियम, पोटेशियम के बाद सोडियम। तो अल्टीमेटली साइज छोटा होते जा रहा है तो उसके इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम होती जा रही है। दैट इज उसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है कम होती जा रही है। लेकिन ये जब आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखते होगे तो एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जैसे चार्ट टाइप का बना रहता था, उसमें लिथियम से लिथियम गया तो इतना वैल्यू, या इतना गया इतना वैल्यू, हाइड्रोजन का 0, ऐसा वैसा सब एक बड़ा सा एक
आप स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का एक चार्ट देखते थे, तो वहां पर लिथियम के लिए जो है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू देखे होंगे तो 3.05 सबसे ज्यादा इसी का था स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। वो इसलिए होता है क्योंकि इसका साइज तो छोटा होता है, लेकिन इसकी हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो काफी ज्यादा होती है इसके सॉल्यूशन में, ठीक है, चाहे वो सेल्फ आयनिक सॉल्यूशन हो या फिर उसका वाटर का सॉल्यूशन हो, वहां पर इसका हाइड्रेशन वैल्यू काफी ज्यादा होता है, हाइड्रेशन एनर्जी जो है, इसके कारण इसकी जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो सीजियम से भी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। इसीलिए आपको लिथियम जो है सबसे टॉप में दिखेगा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टेबल में। क्लियर है? वैसे ही अगर हम बात करें रिड्यूसिंग पावर की इसकी, तो ये खुद तो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, तो भैया खुद ऑक्सीडाइज हो रहे हैं तो दूसरे में इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे, तीनों ऑक्सीडाइज होकर के इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन को जब रिमूव कर रहे हैं तो दूसरे को तो इलेक्ट्रॉन दे रहे होंगे, तो खुद का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन सामने वालों को ये क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, सामने वाले में इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, तो इनका जो रिड्यूसिंग पावर है वो क्या होगा, तो जितना आसानी से किसी का इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होती है उतनी उसकी क्या होती है, रिड्यूसिंग पावर होती है। तो इनमें इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी काफी हाई होती है, इसलिए जो है ये रिड्यूसिंग नेचर जो है या इसे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काफी अच्छा काम करते हैं, गुड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। लेकिन अगर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की अगर बात करें तो ये जो है इनकी जो आपकी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होती है वो इनसे कम होती है, they have lower value of standard oxidation potential due to their high ionization energy। भैया इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना इनके रेस्पेक्ट में काफी दिक्कत है, तो कहां से आसानी से ऑक्सीडाइज होंगे, इसलिए इसकी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है कम होती है। लेकिन इनका ऑर्डर क्या है, तो ऑब्वियसली सिंपल सा ऑर्डर है, देखो यहाँ पर जिसका साइज बड़ा वो आसानी से इलेक्ट्रॉन देते हैं, दैट इज उसकी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू उसके लिए ज्यादा होगी, दैट इज उसकी रिड्यूसिंग नेचर भी ज्यादा होगी, और जिसका साइज छोटा वो आपका कम रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग जो आपको पावर है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू। लिथियम का छोटा साइज होने के साथ साथ उसकी हाइड्रेशन एनर्जी काफी हाई होने के कारण वो आपका जो है हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल शो करता है। चलिए अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी मतलब कौन कौन से ऐसे मेटल्स हैं, अल्कलाइन मेटल्स या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी रखते हैं। कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी इन द सेंस कि कौन जो है लिगेंड के साथ जुड़ने की टेंडेंसी रखते हैं। तो देखिए ये जो आपके अल्कलाइन मेटल्स होते हैं, only those elements can form complex compound which have a small cation size, high charge density, vacant orbital to accept electron। तो इनमें जो है जो प्रॉपर्टी दिया गया है, जो मेटल्स ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेंगे उनमें कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी पाई जाएगी। केटायन साइज छोटा होना चाहिए, क्यों, क्योंकि जितना छोटा साइज होगा उसकी चार्ज की डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी, और चार्ज की डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही अच्छे से आपका अट्रैक्शन शो कर सकता है किसी इलेक्ट्रॉन पेयर की तरफ। लेकिन बात क्या होती है कॉम्प्लेक्स में, लिगेंड लोग इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं और सेंट्रल मेटल जो है उस इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, तो एक्सेप्ट करने के लिए आपको जगह भी होनी चाहिए, तो इनके पास खाली वैकेंट ऑर्बिटल भी होना चाहिए उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए। तो ये जो फर्स्ट ग्रुप जो होता है उसमें ओनली लिथियम प्लस Li प्लस कैन फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज। रेस्ट alkali metals have very less tendency to form complex compound। तो फर्स्ट ग्रुप में एक लिथियम प्लस ही जो है वो लिथियम प्लस कंडीशन में, लिथियम प्लस चार्ज की कंडीशन में कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करता है, बाकी जो मेटल्स हैं उनमें ये टेंडेंसी बहुत कम पाई जाती है। लेकिन अगर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करें तो यहाँ पर कुछ कुछ जो इनके जो कॉम्प्लेक्सेस ऑब्जर्व किए गए हैं, जैसे कि लेस टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ज्यादा बनाने की टेंडेंसी नहीं होती, लेकिन कुछ
ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ केटायन, दैट इज बेरिलियम का जो साइज है, मैग्नीशियम का जो साइज है, इनके जो केटायन है उनका साइज जो है छोटा होता है, इसलिए इनमें जो है आपको जो कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी पाई जाती है। इनमें से एक कॉम्प्लेक्स आपका देखिए बेरिलियम का टेट्राफ्लोराइड वाला कॉम्प्लेक्स है। इसमें फ्लोरीन प्लस, सॉरी फ्लोरीन माइनस, तो 4 फ्लोरीन है तो 4 माइनस, और यहाँ कॉम्प्लेक्स में -2 है, दैट इज बेरिलियम कितने ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 में। और ये बेरिलियम का एक और आपका कॉम्प्लेक्स जो कि एग्जिस्ट करता है। इन सब में अगर आपको ध्यान देते होंगे तो आप पढ़ते होंगे कि क्लोरोफिल जो होता है उसमें मैग्नीशियम पाया जाता है, और क्लोरोफिल एक लार्ज कॉम्प्लेक्स है, तो मैग्नीशियम के पास भी कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी होती है, जिसका एग्जांपल क्या है, क्लोरोफिल। ठीक है, तो जो प्लांट्स में क्लोरोफिल पाया जाता है उसमें मैग्नीशियम जो है एक सेंट्रल मेटल की तरफ प्रेजेंट होता है, वहां पर उस कॉम्प्लेक्स में मैग्नीशियम मेटल पाया जाता है। तो ये है आपका कुछ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बनाने या कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। सो ये थी आपकी एस ब्लॉक्स की कुछ जनरल प्रॉपर्टीज और उनमें कंपेरेबल स्टडी, वन इज फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप में। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इनके रिएक्शंस को। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।